नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम अनसीन पैसेज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। बस करना क्या है कि वीडियो के अंत तक के बने रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके केवीएस के एग्जामिनेशन में आते हैं, खास करके अनसीन पैसेज से। जब हम बात करते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में, खास करके केवीएस में, तो देखेंगे कि वहां पे जो पैसेज पूछा जाता है अधिकांश तौर पर क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड रहता है। ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मन ही मन इस चीज को पढ़ना है और आपको पॉइंटर्स में तैयार करना है ताकि हर क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से डील करेंगे। कहता है एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। कहता है एजुकेशन जो है ना एक वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण। कहता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किस चीज में, किसी भी नेशन के भविष्य के निर्माण में। शेप करना मतलब उसे आकार देना, उसका निर्माण करना। क्लियर है। तो एक पॉइंट हमारा यहां से आया कि एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करती है किस चीज के लिए, तो नेशन के फ्यूचर को बनाने के लिए। क्लियर है। दूसरा कहता है इट नॉट ओनली इम्पार्ट्स नॉलेज बट ऑल्सो डेवलप्स मोरल वैल्यूज। कहता है ये सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करता है। यहां पे इम्पार्ट की बात करेंगे। इम्पार्ट का मतलब होता है एक्सचेंज। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप अपना नॉलेज दे रहे हैं और वो आपसे ले रहा है और उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये इम्पार्ट कहलाता है। क्लियर है। साथ ही साथ देखेंगे कि हम उनमें इंस्टिल करते हैं किस चीज को, मोरल वैल्यूज को। क्लियर है। साथ ही साथ हम क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देते हैं। किन में, तो बच्चों में। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसके पास जानकारी है, बोल दिया, लेकिन अब क्वेश्चन का एक्सटेंशन उसके पास है। अब उससे आगे बढ़कर के, जितना आपने बताया नहीं है उससे आगे बढ़कर के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैडम या मैम, आपसे पूछ रहा है कि मैम या सर ये कैसे हो गया, क्या ऐसा हो सकता है क्या। मतलब जितना लेवल आप पढ़ा रहे हैं उससे आगे के क्वेश्चंस को बना रहा है। क्लियर है। जिससे कि क्या होता है, खास करके हम देखेंगे यहां पे कहता है कि रिसेंट ईयर्स में द फोकस ऑफ एजुकेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि रोट मेमोराइजेशन जो है ना बच्चे के दिमाग को कमजोर कर देता है, क्योंकि उससे हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। तो रोट लर्निंग का मतलब है रट्टा मारना, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंट ईयर्स में शिफ्ट हुआ है किस चीज में, हम लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं, खास करके टीचर्स की बात करें तो, ठीक है ना। जहां पे हम देख रहे हैं रोट मेमोराइजेशन से हट करके हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि बच्चा इसमें इन्वॉल्व होकर के पढ़ सके, सीख सके। अब बात करते हैं एनईपी 2020 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा जरूर ये पूरा कि इसका क्या फायदा है बच्चों के लिए। और यहां पे हम देखेंगे कि टीचर्स जो है ना वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं। मतलब आप सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में क्लास में जाएंगे। ऑथोरिटी किनको दी जाएगी, स्टूडेंट्स को। अभी देखेंगे स्कूल्स में प्री वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। वहां देखेंगे स्किल कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है ताकि हमारे जो रूट्स रहे हैं, हमारा जो गुरुकुल व्यवस्था रहा है, उससे कैसे बच्चों को जोड़ा जाए और उनमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज को, ऐसे स्किल को इंस्टिल किया जाए ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ उस चीज में भी वो महारत हासिल कर सके। क्लियर है। अब कहता है टीचर्स आर नाउ इनकरेज टू अडॉप्ट इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। अब कहता है शिक्षकों को भी इस चीज के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो नए ऐसे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करें जिससे बच्चे जो है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकें एक्टिवली। इट इज योर कीवर्ड, एक्टिवली, ताकि उनके लर्निंग लेवल को बेहतर किया जा सके। क्लियर है ना। कहता है हाउएवर lack of resources and improper training often create obstacles in achieving quality education। कहता है कि सब के बीच हर्डल के रूप में, एक ऑब्स्टेकल के रूप में, एक हाइंड्रेंस के रूप में कौन काम कर रहा है, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। मतलब टीचर्स के एंड में भी देखेंगे ना उनके पास ट्रेनिंग नहीं है जो 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक है। अधिकांश शिक्षकों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके पास जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करने नहीं आता है। किस प्रकार से आप बच्चों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। क्विज के माध्यम से आप उससे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, या फिर अगर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने की आवश्यकता आए तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या है, उनको इन चीजों में
जानकारी नहीं है कि किस तरह से उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। क्लियर है? अब कहता है इफ दीज चैलेंजेस आर एड्रेस्ड, कहता है कि यदि इनको एड्रेस कर लिया जाए, एड्रेस और एड्रेस स्पेलिंग सेम ही होता है, लेकिन एड्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, किसी भी चीज के बारे में एक्नॉलेज करना, और एड्रेस होता है पता, सेम स्पेलिंग, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे डिफरेंस है। कहता है एजुकेशन कैन बिकम अ पावरफुल टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस तरह से हम एजुकेशन को बच्चों में हम प्रोवाइड कर सके, इम्पार्ट कर सके, तो देखेंगे क्या, एक ये पावरफुल टूल के रूप में काम करेगा जिससे कि हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। क्लियर है ना? इतना समझ लिए। अब देखते हैं कैसे आसानी से बनेगा। तो देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन डैश द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। तो हमने देखा था सेव करने की बात की जा रही थी, यहां पे देखेंगे दैट इज हियर। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो आपका है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहता है द वर्ड इम्पार्ट्स मीन्स। कहता है यहां वर्ड जो इम्पार्ट्स है, जो कि वर्ब का 5वां फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इम्पार्ट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? हमने देखा था वहां पे ट्रांसफर की बात की जा रही थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसे भेजा जा रहा था। क्लियर है ना? इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे, जो कि करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कहता है एंटोनिम ऑफ प्रॉपरली। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रॉपरली। अब यहां आपको देखेंगे कि भैया अगर इसका प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, ये देख रहे हैं एड्रेस किया जाए, तो क्या हो जाएगा, आप एजुकेशन से आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपरली का मतलब क्या है यहां पे, करेक्टली, सुटेबली, पुअरली, केयरफुली। तो आप तो सीधे इसको छांट देंगे, केयरफुली की भी बात नहीं होगी। केयरफुली का प्रयोग करते हैं, केयरफुलनेस की बात करते हैं जब किसी चीज को चुनना हो। यहां चुनने की बात नहीं है, यहां एड्रेस करने की बात हो रही है, और एड्रेस करते हैं सही तरीके से, सुटेबल वे में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्टनेस की बात नहीं की जा रही यहां पे कि कोई गलत है कोई सही है। करेक्टनेस की बात तो वहां होगी जब कोई गलती है उसको सुधारने की या करेक्ट तरीके से उसको चुनने की बात होगी। क्लियर है? ये चीज ध्यान देना है आपको। ये थोड़े थोड़े इसमें डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंस है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कहता है टीचर्स आर एनकरेज टू अडॉप्ट मेथड्स डैश स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली। अब क्या करना है, यहां पे आपको एक कंजंक्शन का प्रयोग करना है। इन दो क्लॉजेज के बीच किस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग होगा, तो आपने ऊपर देखा ही था, सो दैट का प्रयोग किया गया है। कहां पे किया गया है, तो देखेंगे यहां पे किया गया सो दैट। सो दैट का प्रयोग करते हैं हम जब आप पर्पस दिखाते हो, किसी भी चीज के पर्पस की बात करते हो, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन ऑफ पर्पस। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, ये ध्यान रखना है आपको। शो दैट का इन ऑर्डर का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ टू लगेगा, इन ऑर्डर टू। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, कंजंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बिकॉज का प्रयोग यदि करेंगे जब, तब इसके साथ क्या होगा, आगे आप परिणाम दिखाएंगे। टीचर्स आर एनकरेज टू अडॉप्ट मेथड्स बिकॉज। आप देखेंगे ये बिकॉज कारण है, तो इसके पीछे के बात की जाएगी ना रिजल्ट की, कि ये रिजल्ट आया है तो इसका कारण ये है। यहां पे रिजल्ट नहीं है बल्कि दोनों हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? ऑल्दो से आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के बीच के कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है यहां पे आपको टेंस का प्रयोग करना है कि आखिर किस तरह के टेंस का यहां यूज किया जाएगा जिससे कि ये सेंटेंस सही हो जाए। क्लियर है? कहता है अब इन रिसेंट ईयर्स द फोकस ऑफ एजुकेशन डैश फ्रॉम रोट लर्निंग। अब देखेंगे यहां पे कि किस तरह के टेंस का प्रयोग होगा। मैं आपको कीवर्ड बताऊं, रिसेंट शब्द का प्रयोग करते हैं या रिसेंटली शब्द का प्रयोग करते हैं हाल ही में जो कोई काम कंप्लीट हुआ है, मतलब 100% डन है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम पे है। इस तरह के सेंटेंस के लिए, इस तरह के हम टेंस के लिए, इस तरह के एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है पेसिव वॉइस का, क्योंकि हम देख रहे हैं बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पेसिव वॉइस का। क्लियर है? इन शिफ्टिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। क्लियर है? और ऊपर भी देखेंगे आप यहां पे कहता है हैज शिफ्टेड फ्रॉम रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? ये इसको पूरा कर देंगे। क्लियर है ना? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है जो रेड में लिखा गया है, अगर इसमें कोई ग्रामेटिकली एरर है तो उस चीज को आपको इंप्रूव करना है, अगर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। क्या है, स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। कहता है लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है वो, कि पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, तो एक्टिवली। अब यहां रूल को समझते हैं। यहां का रूल क्या कह रहा है कि भैया मॉडल वर्ब है ना आपका, तो मॉडल वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, मॉडल्स के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, पेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1, और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है हमारा, कि इन्फिनिटिव विदाउट 2। इसके पहले हम 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। और आपने देखा यहां क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म आप बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन पार्टिसिपेट। यहां पे भी नहीं देखेंगे क्या होगा, पार्टिसिपेट होगा, जो कि 5वां फॉर्म है पार्टिसिपेट्स, ये गलत है। क्लियर है। और यहां देखेंगे कि कैन पार्टिसिपेशन, ये भी समझ लें आप पॉइंट। पार्टिसिपेशन हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन का कभी भी हम प्रयोग नहीं करते हैं मॉडल्स के बाद। मॉडल आया तो मॉडल वर्ब कभी भी वाक्य में अकेले प्रयुक्त नहीं होगा। ये जब भी आएगा वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा, जो डूअर के इंटेंशन की बात करेगा, जो डूअर के मॉडलिटी की बात करेगा। ठीक है ना। ये खुद कुछ नहीं करता है, ये एक्शन के पीछे आकर के एक्शन के इंटेंशन को बताता है कि इस एक्शन को किस इंटेंशन से किया जा रहा है, क्या इंटेंशन दर्शाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, आपके सामने एक वर्ड है ऑब्स्टेकल, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। मैंने जब ऑब्स्टेकल की बात की थी, जब पढ़ रहा था पैसेज को, तो वहां पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए थे। एक यूज था उसमें हाइंड्रेंस, एक था उसमें देखा होगा आपने ऑब्स्टेकल तो था ही, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, दीज वर्ड्स आर इट्स सिनोनिम। अब देखेंगे अपॉर्चुनिटी तो कभी भी डिफिकल्टी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ये तो इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। वहीं एडवांटेजेस भी इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। बैरियर जो है, हाइंड्रेंस जिसे बोलते हैं आप, जिसे आप डिफिकल्टी बोलते हैं, जिसे आप इंपेडिमेंट बोलते हैं, ये काम करेगा इसके सिनोनिम के रूप में। ठीक है ना। और फैसिलिटी भी क्या कर देगा, इसके एंटोनिम के रूप को बयां करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, एक वर्ड आपके सामने रखा हुआ है एक्टिव, इसका क्या करना है, आपको एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। ठीक है ना। ऑपोजिट जो एकदम विपरीत हो, जो एकदम उल्टा हो। ठीक है ना। तो एक्टिव का मतलब है कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की बात, तो एनर्जेटिक तो इसका कभी नहीं होगा, ये एक्टिव के सिनोनिम के रूप में काम करेगा। और मैंने बोला इन्वॉल्व, ये भी एक्टिव के सिनोनिम के रूप में काम करेगा। और एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस पढ़े होंगे आप, पढ़ते हैं ना। तो एक्टिव का मतलब है कि भैया कोई भी चीज जो डूअर है ना, उस चीज में इन्वॉल्व है। और जब बात करते हैं कि पेसिव की, तो डूअर जो है ना, वो उस चीज से दूर चला गया है, उसकी उसमें कोई रुचि नहीं है। तो हम एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस में यही तो दर्शाते हैं कि डूअर हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस, और जब डूअर हमारा सब्जेक्ट नहीं रह जाता है, वहां रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके कारण से हमारा वर्ब पेसिव हो जाता है। जिसे आप बोलते हैं कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस को, और पेसिव को कर्मवाच्य। क्लियर है। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलर्ट का मतलब क्या होता है, कि आप उस चीज से चौकन्ना हो, आप एजिलिटी रख रहे हो, ये भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है, लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग क्रिएट ऑब्स्टेकल इन अचीविंग गोल्स। क्या करना है आपको, इस सेंटेंस को आपको इंप्रूव करना है इफ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। यहां पे देखेंगे कि लैक है और इसके आगे ऑफ है, तो ऑफ के आगे हम देखेंगे कि ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन यहां इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसको समझेंगे आप। एक टॉपिक है हमारा है एलिप्सिस। ठीक है ना। तो एलिप्सिस में आप देखेंगे कि क्या होता है, एक मिनट मैं इसको समझा दूंगा आपको। ये सेंटेंस हमारा एलिप्टिकल है। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना, किसी भी चीज को प्रिसाइज करना। ठीक है ना। तो प्रेसिस आप पढ़ते होंगे, प्रेसिस राइटिंग होता था ना, संक्षेपण हिंदी में बोलते हैं उसे।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका अगर हम पूरा लिखें तो हो जाएगा लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड लैक ऑफ इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। अर्थात आपके जो रियल सब्जेक्ट हो जाएंगे ये हो जाएगा लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड लैक ऑफ इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। इसी चीज को ज्यादा लंबा ना करने के लिए हमने क्या किया, इस सेंटेंस को शॉर्टेन कर दिया। कैसे? लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है। अर्थात 1+1 आपका रियल सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक की संख्या। क्लियर है ना? और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम देखेंगे कि प्लूरल वर्ब आएगा, V1 हमारा प्लूरल होता है। अर्थात यहां तक तो सेंटेंस हमारा सही है। ऑब्स्टेकल इन अचीविंग गोल्स, इनके बाद हम अचीव भी करते हैं, हालांकि इस पे तो अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देख रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑप्शंस है ये निर्धारित कर रहे हैं कि वर्ब में ही कोई गलती है। अर्थात ये आपका ऑप्शन नहीं है जो इस सेंटेंस को इंप्रूव करेगा। क्रिएट को भी हम नहीं चुनेंगे क्योंकि क्रिएट जो हमारा है यहां पे ऑलरेडी है। ठीक है ना? अर्थात यहां जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट आवश्यक नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट कहता है, जो कि इस सेशन का लास्ट भी हमारा है, कहता है इफ दी चैलेंजेस डैश प्रॉपरली एजुकेशन कैन बिकम ए पावरफुल टूल। कहता है यदि इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को अगर सही तरीके से क्या किया जाए जिससे कि क्या होगा, एजुकेशन जो है एक पावरफुल टूल के रूप में बदलेगा और बनेगा, समाज को ट्रांसफॉर्म करेगा। क्लियर है ना? अब हम देखेंगे कि यहां जो हमने पढ़ा है तो सबसे पहली बात है कि प्रेजेंट टेंस में बात की गई है। सभी जगह हमने बात किया है प्रेजेंट टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, इस तरह से हमने देखा है। अर्थात यहां जो ऑप्शन है आपके, एक तो हमारा है पास्ट में, छांट दीजिए, ठीक है ना? और लास्ट में आपने देखा भी था ना यहां पे क्या, कि अगर इनको एड्रेस किया जाए, आर एड्रेस्ड, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये मिल गया। क्लियर है ना? विल एड्रेस की नहीं, यहां पे हम कहते हैं कि अगर इन चीजों को एड्रेस कर लेते हैं तो क्या होगा, हम समाज को सुधार पाएंगे। ठीक है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जिसके कारण से डी भी आपका छट गया। क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशंस भी लाने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके हर एक टॉपिक की तैयारी कराई जाएगी बिफोर योर एग्जामिनेशन, और एक दिन पहले तक मैं इतना करा दूंगा आपको कि आप निश्चिंत होकर के एग्जाम में जाएंगे एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। लेकिन हाँ, रिलैक्स होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो लास्ट मोमेंट होता है इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, बट मेंटल पीस इज मोस्ट नेसेसरी थिंग। जितना शांत रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है ना? मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, सभी कार्य आपके सफल होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।